ने बोला कि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें आईएसआई एंगल ना हो। ये जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, हिंदू धर्म अगर यहाँ पे कर लिया, आप वापस जाएंगी तो आपकी सजाए मौत है। तो हाँ, तो यहाँ मतलब ये सारी चीजें क्रिएटेड हो सकती है ना कि अगर हम ऐसा करें। सामने माजी में है जिसके अंदर पाकिस्तानी आईएसआई ने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया नेपाल के रास्ते, और नेपाल के रास्ते अब एक नया तमाशा हम देख रहे हैं, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत और उस तरीके की बॉलीवुड टाइप कहानियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान से है और आती भारत में है, ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है वो नोएडा में। तो ये कैसे हो गया कि किसी ने सवाल ही नहीं पैदा उठाया, और उसके बाद इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जो मैंने फोटो और वीडियोस देखे हैं, उसमें मेरे को लड़के का भी कोई बैकग्राउंड इतना जबरदस्त नहीं लग रहा कि वो इतनी बड़ी जर्नी को फंड कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पिछले हफ्ते एक खबर आई और मैं इनफैक्ट इंस्टाग्राम ब्राउज कर रही थी देर रात को, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान से एक महिला पबजी के थ्रू एक नोएडा के एक लड़के से दोस्ती हुई और 4 बच्चों को लेकर वो नेपाल के थ्रू भारत में शामिल हो गई। और भारत में अब इनफैक्ट अब तो पिछले एक हफ्ते से काफी चर्चा में वो न्यूज है। सीमा हैदर जिनका नाम है, अब उनके पति भी अपना पक्ष रख रहे हैं और मीडिया में दिखाया जा रहा है उनका पक्ष, दोनों पति पत्नी। हालांकि अब उनका कहना है सीमा हैदर का कि उनकी शादी हो चुकी है, जो लड़का यहाँ पर हिंदुस्तान में था उनसे, और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। लेकिन मैं आपसे कुछ और इस पे जानना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहली बात कि एक महिला किस तरह से भारत में इस तरह से अंदर आ जाती है बिना किसी कागज के, ना कोई प्रोसीजर फॉलो किया, वो भारत में आ जाती है। सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा पे ही सवाल उठते हैं कि हमारी चाक चौबंदी कितनी है, जबकि पाकिस्तान को जी लेकर। हाँ, ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। दरअसल इसको हम लोगों को उसी लेंस से देखना चाहिए कि एक महिला वहां से सिंध से उठकर नेपाल के रास्ते इंडिया में आ जाती है और शादी कर लेती है। और ये पहला वाकया नहीं है। एक वाकया अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले कुछ बैंगलोर में एक कोई लड़का था, उसके साथ भी हुआ। लेकिन उस केस में उस लड़की को वापस भेज दिया गया, और वहां से जो उनके जो मीडिया में फिर बयान आए कि लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसके तहत ये हो गया वो हो गया, और इस तरीके से उसको कवर अप कर लिया गया। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ये भारत की वनरेबिलिटी को दिखाता है, नेपाल के रास्ते की वनरेबिलिटी को दिखाता है। अगर आपको याद हो, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, उनका नाम भूल रहा हूँ, उसका जो सरगना था जो पकड़ा गया, या शायद वो इनकाउंटर में उधर मारा गया, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, ये 2012-13 की बात है। वो भी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश हुआ। तो इस तरीके के कई सारे केसेस हमारे सामने माजी में हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी आईएसआई ने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया नेपाल के रास्ते, और नेपाल के रास्ते अब एक नया तमाशा हम देख रहे हैं, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत और उस तरीके की बॉलीवुड टाइप कहानियां सामने आ रही हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पर है, उसके ऊपर क्या कहा जाए, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, ये जरूर स्पॉटलाइट के अंदर आ जाती है। कहीं ना कहीं हमारी एक ओपन फ्लैंक या जो जिसको बोलते हैं, कैसे मैं बताऊं उसको हिंदी में, कि कमजोर जो साइड है वो हमारी एक्सपोज हो रही है, और वो कमजोर साइड नेपाल के थ्रू है। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये सोशल इशू और रोमांटिक इशू के अलावा भी इसके अंदर बहुत सीरियसनेस है। आई एम वेरी श्योर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इसको उसी तरीके से अप्रोच भी कर रही होंगी।
ऑफ कोर्स एजेंसीज कर रही होंगी अप्रोच, लेकिन मीडिया में जिस तरह से एक इसको गदर से कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से सकीना और उस वाला पूरा, जैसे अभी गदर 2 रिलीज हुई है, तो मैंने देखा एनडीटीवी की रिपोर्ट 2-3 दिन पहले कि किस तरह से वो पूरा रिपोर्टर वहां पे पहुंचा हुआ था, पूरे गांव का इंटरव्यू कर रहा था और जमघटा लगा हुआ था उनको देखने के लिए कि पाकिस्तान से एक महिला आई है। सब लोग खुश, इतना खुश कि पता नहीं क्या कौन सा लैला मजनू की स्टोरी हो गई है। तो जो एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होते हैं, क्या आम लोगों को उतने समझ में नहीं आते, या ये पाकिस्तान की एक नई रणनीति है कि हनी ट्रैप करके इन्फिल्ट्रेट करना? क्योंकि अभी हमने देखा कि डीआरडीओ के भी एक साइंटिस्ट को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया, जी, जिन्होंने आप मेरे को बड़ा हैरानी होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इतनी कट्टर इस्लामाइज्ड रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है। उस सोसाइटी से एक औरत 4 बच्चे लेकर जहाज में बैठती है, नेपाल आ जाती है और फिर नहीं, पहले वो नेपाल दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है वो। हाँ, जो भी कोई रास्ता लेती जी। है, वो चलती पाकिस्तान से है और आती भारत में है, ग्रेटर नोएडा पहुँच जाती है वो, नोएडा में। तो ये कैसे हो गया कि किसी ने सवाल ही नहीं पैदा उठाया और उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जो मैंने फ़ोटो और वीडियोज़ देखे हैं, उसमें मेरे को लड़के का भी कोई बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा कि वो अ, इतनी बड़ी जर्नी को फंड कर पाए। तो यहाँ पे कहीं न कहीं संदेह भी पैदा होता है और संदेह पैदा भी होना चाहिए। मेरे को इसमें बहुत कम गुंजाइश लगती है कि आईएसआई का इसके अंदर रोल ना हो। पता नहीं, मेरा तो स्वभाव इस तरीके से है, तो शायद इसलिए मेरे को ज़्यादा शक होता है और हम्म। लेकिन अगर मेरे को शक होता है तो अ, जो ऑफ कोर्स अ, सर। मेरे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो अभी सेवाएँ दे रहे हैं, उनको तो और भी ज़्यादा शक होता होगा। तो ये अ, बिल्कुल कि भई आप एक गरीब परिवार से थीं, आप के शौहर ने आपको छोड़ दिया, फिर आप वो 4 बच्चे लेके आप आ गईं। मतलब ये तो कमाल ही हो गया ना, 4 बच्चे लेके आप आ गईं। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान ने 5 लोग इन्फिल्ट्रेट कर दिए इंडिया के अंदर। बॉलीवुड का एक और हम लोग तो बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की सोसाइटी है, हम बड़ी जल्दी बहक जाते हैं और हम बहुत ज्यादा। हाँ, इसके ऊपर अब क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो बड़ा बोलना तो लोग बहुत इनफैक्ट सर, आपने बात कही है, इसी पे बात कर रहे हैं कि अरे देखिए पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात आ जाती है कि देखिए ये तो सब सिर्फ पीपल टू अच्छा पीपल ही है कनेक्शन कि तो नफरत अच्छी बात है, फैलाते हैं, लेकिन वो लोग तो मैच आपस में बड़ी क्या प्यार कहते करते हैं हैं। और वो भी वाया दुबई या नेपाल, ये अच्छी बात नहीं। जी, वही है ना कि सर, क्या पीपल टू पीपल कनेक्शन की वाक़ई में बात की जाए, जैसे कि अभी ये लव स्टोरीज़ या इनफैक्ट कहें सही मायने में तो हनी ट्रैपिंग का जो ये सिलसिला तेज़ हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करना तो छोड़ता ही नहीं है, चाहे कश्मीर की बात करें या किसी और रास्ते से। एक बात और ये निकल कर आती है कि अगर एक महिला इस तरह से 4 बच्चों के साथ पहुँच जाती है भारत, तो कितनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है और होता होगा, और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कितना बड़ा चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो आपको एक खबर जो है खबरों में आ गई, एक एक कहानी खबरों में आ गई। एग्ज़ैक्टली। ये देखिए कि आप ये कितने दिनों तक अनडिटेक्टेड रही है स्टोरी। ये ऐसा नहीं है कि अभी ये उतरे और उतरते के साथ ही या अंदर इंडिया में घुसते के साथ ही ये चीज़ उजागर हो गई। मेरे ख्याल से इसको काफ़ी समय के बाद में ये चीज़ वो उजागर हुई है। शादी को जी, शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो लोग वकील के पास गए हाँ, थे। तो वो लॉयर वकील ने ने शायद किया। हाँ, जी, ना कराओ रजिस्ट्रेशन शादी का, नहीं पता चलना फिर किस नहीं पुलिस पता को। चलेगा। क्या इस देश के अंदर सभी लोगों ने शादियाँ रजिस्टर करा ली है? नहीं, ऐसा नहीं है। कितना सारा इलाका ऐसा है जो जिसके बाशिंदों को पता भी नहीं होगा कि ये रजिस्ट्रेशन करानी भी ज़रूरी है कि नहीं है। तो आपने ये एक केस देखा, ऐसे पता नहीं कितने सारे केस होंगे और जी, मेरे को तो ये हैरानी होती है, जैसा मैं अभी आपको बताया कि इतने बैकवर्ड इलाके से सिंध का इलाका आप देखें, जहाँ पर बहुत कितनी भयंकर बैकवर्ड है, बाढ़ बहुत आई थी, गरीबी कितनी है। गुर्बत है वहाँ पर। वहाँ से एग्ज़ैक्टली। एक महिला उठ के और यहाँ पे आ जाती है और वो भी वाया दुबई। दुबई की टिकट आप पाकिस्तान कराची से दुबई की टिकट चेक करिए आप और दुबई टू नेपाल और एक टिकट को इंटू 5 कर दीजिए, जरबे 5, तो फिर आपको पता लग जाएगा कितना भारी इन्वेस्टमेंट इस महिला ने किया है।
तो ये पैसा कहाँ से आया? ये सारा खेल तो अल्टीमेटली पैसे का ही हुआ ना फिर। पैसा कहाँ से आया? पैसे को लेकर सही वो महिला ये कह रही है कि मैंने अपना प्लॉट बेचा और मैं प्लॉट बेचकर सब तो कुछ बेचकर आपने एक प्लॉट भी बेच दिया, आप मतलब कि वहां पे सक्षम थी, आपके पास एक प्लॉट था उस सोसाइटी के अंदर जो बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहां पे आप प्लॉट बेचकर सारा पैसा आपके पास रखा हुआ था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आ रही हैं उस बैकग्राउंड में आपकी इतनी स्वायत्तता थी, इतनी कि आप अपना पैसा अपने तक महदूद रख के और महफूज रख 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 पाई। इंडिया में तो अभी तक हो नहीं पा रहा है। औरतें काम करने जाती हैं, वो अपना पैसा तो ससुर को दे रही हैं और पति को दे रही हैं, उनकी बेचारी के पास तो वो अपने पैसों को चोरी छुपे छुपा के रखती हैं अपनी जरूरतों के लिए। ये तो हालत अभी इंडिया जैसे मुल्क में है, जहां पर इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, इतना लिबरलाइजेशन हो गया है, इतनी अवेयरनेस आ गई है। तो अगर मैं उसको कंपेयर पाकिस्तान से करूं तो भाई मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है, और क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं हैरानी के अलावा। जी, लेकिन सर ये जो क्वेश्चन मार्क आपने खड़ा किया है और ये क्वेश्चन मार्क मेरे और पता नहीं हमारे जैसे कितने लोगों के दिमाग में है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ और चाक-चौबंदी या कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया को लेकर? क्योंकि सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार हो गई है। और हम ऐप्स की बात करें, खास तौर से गेमिंग ऐप्स और जो एंटरटेनमेंट के टूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं, चाहे हम रिलीजियस जी हाँ, कन्वर्जन की बात ये जो करें या गेमिंग ऐप्स हैं, ये बिल्कुल ये बहुत एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल आतंकवादी भी कर रहे हैं, ड्रग पेडलर्स भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों का और इस मीडियम का इस्तेमाल करके हुँ। और एक्टिविटी कर रहे हैं व्हिच आर नॉट दैट वेरी लीगल। सोशल मीडिया के ऊपर भी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया को अब ट्रैक करा जाने लग गया है। लेकिन जो गेमिंग ऐप्स हैं और जो डार्क नेट है, वो अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे से बाहर है, और मेरे ख्याल से उसको समय लगेगा, उस पूरे सिस्टम को रडार के अंदर लाने में समय लगेगा। प्रयास पक्का जारी होगा, और अल्टीमेटली इट इज टेक्नोलॉजी। अगर एक टेक्नोलॉजी है उसको बीट करना है तो उसकी काउंटर टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी होगी, और इसके जी। ऊपर शोध भी हो रहा होगा, बड़ी कार्रवाई भी बहुत तेजी से चल रही होगी, और वो भी दिन दूर नहीं है जब इस तरीके के जो एप्स हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखना संभव होगा। लेकिन सर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं या फिर हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक तो गेमिंग ऐप और डार्क नेट की आपने बात की, साथ ही अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो यूट्यूब पे भी इस तरह का कंटेंट होता है जिससे एक ब्रेन्स शेप अप किए जाते हैं, या इस तरह का जो एक वॉरफेयर है उसको कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट वॉरफेयर अगर हम कहें उसको जारी रखा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उस पे भी मुझे लगता है आई डोंट नो एजेंसीज उस पे कितना ध्यान देती हैं, क्योंकि एक देखिए, बड़ा ऑडियंस जो है मार्केट या अगर हम कंज्यूमर मार्केट कहें भारत के अंदर है, उन सारी चीज़ों को फ़िल्ट्रेट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आज ही की मैं आपको खबर बताता हूँ। लखनऊ के अंदर एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, जो कि आईएसआईएस का एक लोन वुल्फ, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, सेल्फ मोटिवेटेड मॉड्यूल था, और उसकी तहकीकात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तानी ट्रेल मिला है। पाकिस्तान की तरफ से उसको रेडिकलाइजेशन में बहुत ज़बरदस्त उसकी मदद की गई। उसके जो माइंड, जो शेपिंग की आप बात कर रहे हैं, उस शेपिंग के जो टूल्स थे, जो ज़रिया थे, वो दरअसल पाकिस्तान में बैठे थे। तो आप बिल्कुल। समझ सकते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। अगर जो आईएसआईएस का जो भावी टेररिस्ट जो था, जो लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था, अगर वो कामयाब होता तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा नुकसान वो कर सकता था। और जी, वो वो ब्रसल्स के अंदर ट्रक अटैक के लाइंस पर वो चल रहा था। ये आज की खबर है। तो जी। इसलिए ये सोशल मीडिया, ये डार्क नेट, ये गेमिंग ऐप, मेरे ख्याल से शायद वो भी गेमिंग ऐप्स के थ्रू ही
अपने हाँ, हैंडलूम्स के आपको लिए। एक खबर याद होगी कन्हैया लाल जिसकी हत्या हुई थी उदयपुर में, और उनके हत्यारों ने जो कोर्स किया था वो पाकिस्तान से ही उन्होंने, जो पाकिस्तान के हाँ, इदारे थे उसको रेडिकलाइजेशन, तो जो सोशल मीडिया पे वीडियोस जो वहां से बनाई जाती है रेडिकलाइज करने के लिए, बच्चों को के एंटरटेनमेंट के लिए भी इस तरह के जो एनिमेशन जो सीरीज है वो भी इस तरह की बनाई जा रही है, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा इस तरह का काम कर रहा है। भारत इन सारी चीजों की अनदेखी क्यों करता है? ना तो हमारे पास उस चीज का कोई काउंटर है कि हम अपने बच्चों के लिए उस तरह का कोई एंटरटेनमेंट बनाएं, और ना ही उसको बैन करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी है। क्या कर सकता है हम, और क्या करना चाहिए इन सब देखिए चीजों को मेरे रोक? हिसाब से मेरा मानना ये है कि जो हम जो सोसाइटी के अंदर नैरेटिव पेश करते हैं, इसके अंदर टेलीविजन का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें किसी भी लेवल पर किसी भी कम्युनिटी को एलिनेट नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा फील नहीं देना चाहिए कि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है या उसको हाशिए पर लेके जाया जा रहा है। खास तौर से ये मैं मुस्लिम्स और सिख्स और क्रिश्चियंस को लेकर कहूंगा। ये इस तरीके की एक एलिनेशन वाली फीलिंग लोगों में आई है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो मीडिया को भी सेल्फ रेगुलेट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में मीडिया आज़ाद है, उसके ऊपर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन है, वो सस्ती लोकप्रियता की तरफ उसका रुझान बहुत आसानी से हो जाता है, और उसके चलते जो सोसाइटी के अंदर हम नुकसान पैदा करते हैं वो बहुत गंभीर होता है। और कहीं ना कहीं उसी से एलिनेट होके कुछ परसेंटेज ऐसी जरूर है जो फिर सोशल मीडिया और इस तरीके की टूल्स का सहारा लेकर, और फिर वो कहीं ना कहीं इस तरीके की दलदल में फंस जाती है। चाहे आप कोई सी भी मिसाल ले लीजिए, खैर मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से किस तरीके से हम देश के अंदर एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करते हैं, और उस नैरेटिव की क्या अंडरटोन है, वो कहीं ना कहीं ये भी निर्धारित करती है कि लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरफ ग्रेविएट हो रही है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक लोग, अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, तो उसको ऑल्टरनेट सर्च करने के लिए लोग जाते हैं यूट्यूब और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर, और वहाँ पर एक इस तरह का कंटेंट मिलता है, और पाकिस्तान उस पे काफ़ी ध्यान भी देता है, और हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें कंज़्यूम हो रही हैं, और उसका असर भी समय-समय पर नज़र आता है। और एक बात ये है कि अगर हम वापस सीमा हैदर की बात करें, तो सीमा हैदर का हस्बैंड भी अब सामने आ गया है, और उसने मोदी जी से गुहार लगाई है कि मोदी जी मेरे बीवी और मेरे बच्चों को भेज दीजिए वापस। अ, बात ये है कि उसकी बीवी जब वहां से भागकर आई तब तक तो उसने कुछ नहीं कहा, और काफी वक्त से वो आई भी है। अब जब मीडिया में मामला आ गया तो वो बोल रहा है कि मेरी बीवी को वापस भेज दीजिए, मोदी जी से भी गुहार लगाई जा रही है, टीवी चैनल्स पे दोनों पति पत्नी को सामने बैठाया जा रहा है। ये क्या अभी है देखिए, मिस? ये पूरा ड्रामेबाजी है। हम्म। हर एक आदमी सोच रहा है कि यार मेरे को अभी पॉपुलैरिटी मिल जाए, पॉपुलैरिटी के कुछ लम्हे मैं भी जी लूं। तो अब वो उसका हस्बैंड भी आ गया, क्योंकि उसे भी समझ में है कि अब इंडिया के अंदर एक बॉलीवुड कहानी पिक्चर बनेगी इसके ऊपर, और जब वो पिक्चर बनेगी तो मेरा भी उस पर कुछ राइट होगा, मेरी भी एक स्टोरी होगी, तो मैं मेरे भी को भी पैसे कमाने हैं भाई। उसको सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई इतना प्यार नहीं है। अगर इतना प्यार था तो मूर्ख आदमी ने उसको तलाक क्यों दिया? अगर ये बात सच्ची है तो, अगर ये बात सच्ची है तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसके अंदर बहुत बड़ा गेम नजर आता है। जैसा मैंने बोला कि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें आईएसआई एंगल ना हो। ये जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जब वो इन्वेस्टिगेट करेगी तो उनको पता लगेगा। लेकिन सर, एक बात मैं आपकी बात से मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं उस सीमा हैदर का इंटरव्यू देख रही थी, कि जहाँ पर वो एक पत्रकार उनके गाँव में पहुँचे हुए थे और सब लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उस पत्रकार ये को आप पाकिस्तान के पत्रकार और उनका नहीं, नहीं, पाकिस्तानी था एनडीटीवी एनडीटीवी के पत्रकार, या तो वो यहीं पे पहुँचे वो हुए नए थे वाले ग्रेटर। एनडीटीवी के पत्रकार या पुराने वाले एनडीटीवी के पत्रकार?
नहीं, अभी फ़िलहाल वो पहले भी थे, अभी भी हैं। जी, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे गाँव में और उन सबसे पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें डर नहीं है, सीमा की मैं बता रही हूँ कि अब मुझे कोई डर नहीं है, पुलिस ने हमें छोड़ दिया है और हमें बेल मिल गई है, मुझे तो लगा था पता नहीं कितना वक़्त लगेगा। क्या जो जो इस तरह से लोग घुसपैठ कर लेते हैं, उसकी क्या सज़ा होती है? किस तरह से होता है? किस तरह की कार्रवाई की जाती है? क्योंकि उन्होंने बोला कि अब मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई डर नहीं है। देखिए बेल पुलिस मिली है, ज़्यादा हाँ, मेरे मतलब को बेल मिली हाँ, है मतलब हाँ, कानून की तो ख़ैर मेरे को ऐसी कोई जानकारी ख़ास नहीं है, लेकिन आप आगे इल्लीगली आप मुल्क में आते हैं तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आप को जेल की हवा खानी पड़ेगी और कानूनी प्रक्रिया की तहत आपका रिपैट्रिएशन भी होगा। अब वो बात और है कि इसको अब लव एंगल की तरफ से देखा जाए और फिर हमारा तो सोसाइटी बड़ी इमोशनल है और पता नहीं क्या मतलब हम लोग कहीं और चले जाते हैं अगर उस लाइन पे चले गए और कहीं उनको पार्डन मिल गया या कुछ हो गया आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है लॉ की तो आई कांट कमेंट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि उसको बेल मिल गया है और बेल मिलने के बाद में अब आई डोंट नो कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये तो किसी लॉ के जानकार से पूछेंगी तो आपको ज़्यादा जी, बेहतर जी। मिलेगा। बट नॉर्मल रूटीन में जब भी कभी कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है, सो वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में चले जाता है, जेल में चले जाता है और फिर रिपैट्रिएशन की कार्रवाई होती है। आपने कई बारी सुना होगा कि पाकिस्तान से भटक कर कोई हुँ, भारतीय समझ सीमा गए में आप, आके उसको वापस भेज दिया गया। जाता है। जी। और उसके बाद में फिर उसको वापस कर दिया गया। और जो हुँ, मैंने शुरुआत में हमारे जो डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि बैंगलोर के अंदर एक केस सामने आया था जिसमें कोई लड़का था, उसका नाम शायद कोई यादव यादव करके कोई लड़का था, शायद बिहार का रहने वाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये लड़की भी सिंध से होकर और यहाँ पे आई थी। तो उस केस में उसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उसको रिपैट्रिएट कर दिया वाघा बॉर्डर के थ्रू। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आई डोंट नो कि इसके अंदर कौन-सा एंगल निकल के सामने आ रहा है। क्या ये बच्चों वाला एंगल है या ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ असाइलम वाला एंगल है? आई जस्ट कांट कमेंट। असाइलम वाला आई डोंट नो वो आगे डेवलपमेंट्स जो भी होंगे पता चलेगा कि किस तरह से क्या इसी पर आगे और इस केस में और पिछले केस के अंदर यही फ़र्क है कि वो बगैर बच्चों के आई थी और वो शायद उसकी शादी भी नहीं हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हुँ, और यहाँ पर ये बच्चों-बच्चों के साथ आ गई हैं। तो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं शायद अगर हो सकता है तो उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एंगल ज़रूर हो सकता है, कि मैं वापस गई तो मेरे को मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट अगर होगा तो होगा। और ये जो बीच में इसमें जो खबर आ रही है कि ये हिंदू धर्म आपने अपना अपना लिया। लिया है, तो इसके अंदर हिंदू धर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये एस्पेक्ट है कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये ब्लास्फेमी है और इसकी एब्सोल्युटली। सज़ा मौत है। तो अगर आपने हिंदू तो धर्म क्या अपना ये सोची-समझी साजिश भी तो हो सकती है? एब्सोल्युटली तो ये आपने हिंदू धर्म अगर यहाँ पे कर लिया, आप वापस जाएँगी तो आपकी सजाए मौत है। तो हाँ, तो यहाँ पर मतलब क इसका ये सारी डैमेज चीज़ें क्रिएटेड हो सकती है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें असाइलम मिल सकता है, फिर वहाँ रहेंगे। ये पूरी एक फिर तो साजिश एंगल ही दूसरा हो गया ना, फिर तो आप इंटरनेशनल भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर छपी है। अब आप ये देखिए कि इसका एंगल कैसे बदली हो रहा है। वो बात और है अगेन जो अभी मेरे को याद आ रहा है कि जो बैंगलोर वाला केस था वहां भी वो उसने भी शायद हिंदू धर्म अपना लिया था लेकिन वहां पे पता नहीं ये एंगल क्यों नहीं लगा लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा ये वाला एंगल लगता दिख रहा है इसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेंसेशनल स्टोरी और बहुत ही जबरदस्त क्रॉस लॉबिंग बॉर्डर एकदम शुरू हो गया। लॉबिंग लग रहा है कि कुछ तो बड़ा है इसके पीछे। हाँ मतलब कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से क्रॉस बॉर्डर लव पे हम आ गए हैं और अभी ये कहानी बहुत ज्यादा अलग तरफ चली गई है और जैसा कि हमने कहा कि हमारा देश और हम लोग जो हैं वो बॉलीवुड ड्रिवन है और फिर अब आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरफ ये हुँ। रुख करेगा ये पूरा मामला। क्योंकि क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है इसलिए हम ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे ही हो जाते हैं इवेंचुअली आगे क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है। हाँ बल्कि बल्कि अब ये हो गया है अब बस हो गया अब इसका क्या बोला जाए तो धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या निकल के जी। आता है बट फिलहाल मेरे को ये पूरी की पूरी ड्रामेबाजी लग रही है
और मैं इसको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी एंगल से देख रहा हूँ। आपके व्यूअर्स जो मेरे से ना खुश होंगे, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत है। नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल, सब मेरे व्यूअर्स मुझे पता है कि उनको पता है हम ये इनफैक्ट वो बोल दो कि कर्नल साहब एक खूबसूरत बुड्ढे हैं, इनको नहीं, प्यार नहीं, और मोहब्बत इन सर सब के ऐसा बारे कुछ में नहीं, प्यार-मोहब्बत सर प्यार-मोहब्बत पे कोई पाबंदी या मनाही नहीं है, लेकिन जो गलत तरीका है, जो इल्लीगल इस तरह से घुसपैठ कर रहा है, तो उसपे तो बात होगी और ऑफ कोर्स 100% हर एक वही चीज़ इंसान के लिए प्यार-मोहब्बत से पहले देश आता है, हर चीज़ से पहले देश है, तो हम जी, ऑफ कोर्स हम सबसे पहले देश के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, फिर बाद में मोहब्बत और प्यार और सारी चीज़ें आती हैं। खैर, एब्सोल्यूटली। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप चर्चा में जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अम्बर।